नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कलावर्ग में। और अपनी इस वीडियो में हम 11th क्लास का जो अध्याय हम पढ़ रहे थे संविधान, उसी का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे। देखिए, इसमें ये था कि हमने देखना था कि विदेशों से कौन कौन से प्रावधान हमने लिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले ब्रिटिश से हमने क्या क्या लिया है। ब्रिटेन से हमने ब्रिटिश संविधान जो है वहाँ से हमने लिया है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। हम जो चुनाव में जीत का फैसला करते हैं ना, कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गई वही जीत जाएगा, तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया है। दूसरा, सरकार का संसदीय स्वरूप। हमारे देश की सरकार संसदीय है, तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है। कानून के शासन का विचार, ये भी ब्रिटेन से लिया है। विधायिका के अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश से ली है। अमेरिकी संविधान से क्या लिया है। देखिए, जो ब्रिटिश से बताया है मैंने आपको, सर्वाधिक वोट के आधार पर जीत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कानून के शासन का विचार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और कानून निर्माण की विधि, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तीनों आपको याद रखने हैं। इसके बाद अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों की सूची ली है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी हमने, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये दोनों चीज़ें हमने अमेरिका से ली हैं। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया है। और कनाडा से लिया है हमने एक अर्ध संसदात्मक सरकार का स्वरूप। और अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान, मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ, वो शक्तियाँ जो हमारी तीनों अनुसूचियों में शामिल नहीं है। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, कुछ ऐसे विषय हैं, उनको अवशिष्ट शक्तियों में रखे गए हैं। और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का प्रावधान केवल केंद्र सरकार का है, जबकि संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती है। यदि विवाद की स्थिति होती है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। और अवशिष्ट शक्तियाँ, जो इन तीनों में विषय शामिल नहीं है, वो अवशिष्ट शक्तियों में है, और इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार का है। अब इसका एक विषय है, जैसे साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम से संबंधित साइबर कानून है, जो भी इससे संबंधित जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो केंद्र सरकार ही बनाएंगी मतलब। तो ये हमारे जो कुछ प्रावधान हैं ये कंप्लीट होते हैं। और भारतीय संविधान उधार का थैला मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी कराती हूँ आपको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे भारतीय संविधान की प्रस्तावना बड़ी मिस्टेक करते हैं। बच्चों ध्यान से देखो, आपकी एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें होगी उनके बाहर ही लिखा होता है, मतलब आप पेज ओपन करोगे तो दूसरे या तीसरे पेज पर ही आपके संविधान की प्रस्तावना लिखी होती है। अभी कैसे शुरू होती है, क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हुए हमारी भारतीय संविधान की उद्देशिका। अब उद्देशिका क्या होती है? उद्देशिका मतलब होता है एक इंट्रोडक्शन, मतलब भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य है, क्या क्या वो हमें देता है, ये हम उसकी प्रस्तावना पढ़कर ही पता लगा सकते हैं। किसी भी संविधान का यदि हमें ये जानना है शॉर्ट में कि उसमें क्या क्या दिया गया है, तो उसकी प्रस्तावना पढ़ लो। प्रस्तावना जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन, किसी भी चीज़ की समरी, वो हमारी प्रस्तावना है। अब इसमें जो शक्तियाँ हैं ना, वो जनता के हाथ में भारतीय संविधान में, जो कि स्टार्टिंग की लाइन है, हम भारत के लोग जो भी कर रहे हैं ना, हम भारत के लोग ही कर रहे हैं। तो ये हमारे संविधान में जो शक्तियाँ दी गई, किसे दी गई है? जनता को दी गई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब हम अपने आप में प्रभुत्व संपन्न है, सर्वोच्च शक्ति हमारे पास है, अपने देश का डिसीजन हम खुद लेंगे, कोई और हमारे देश का डिसीजन नहीं लेगा। समाजवादी, जहाँ पर क्या होगा? सरकार समाज के कल्याण के लिए काम करेगी। संसाधनों पर कुछ व्यक्तियों का कब्जा नहीं होगा, बल्कि पूरे समाज का
समाज का उस पर अधिकार होगा। ये समाजवादी व्यवस्था होती है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, भारत का जो संविधान है उसके सामने सभी धर्म बराबर है, किसी धर्म को विशेष महत्व, विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है लोगों का शासन, जनता के अनुसार होगा जो भी होगा। और गणराज्य का मतलब या गणतंत्र का मतलब होता है जहां पर राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष है, भारत के राष्ट्रपति, वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये मैं आपको मौलिक अधिकारों में काफ़ी अच्छे से समझा चुकी हूँ। सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिसका जो हिस्सा है वो उसको दिया जाएगा। हर कोई सम्मान का पात्र है तो उसको उसका बराबर का सम्मान उसको दिया जाएगा। आर्थिक न्याय, लोगों को काम करने की आज़ादी, ठीक है, काम करने का न्याय है। ये नहीं कहा जाएगा कि भाई तुम्हारे लिए ये काम नहीं बना या तुम्हारे लिए ये काम नहीं बना। जो व्यक्ति जिस काम को करना चाहता है वो उस काम को कर सकेगा। राजनीतिक न्याय में भी ये है कि जब आपकी आयु निश्चित हो जाती है, उतनी हो जाती है जो किसी मतलब आप अपने देश की राजनीति में भाग लेने के काबिल हो जाएंगे। कब? आपकी 18 वर्ष की आयु हो जाएगी, आप वोट देने के लायक हो जाएंगे। आपकी 24-25 वर्ष की आयु हो जाएगी, आप विधानसभा के चुनाव लड़ने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, आप उसके विधायिका के चुनाव लड़ सकेंगे, संसद का चुनाव लड़ सकेंगे। इसी के तरीके से आप 30 वर्ष के हो जाएंगे, राज्यसभा के लिए लायक हो जाएंगे। 35 वर्ष के हो जाएंगे, राष्ट्रपति के लायक हो जाएंगे। ये राजनीतिक न्याय है। आप एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने के बाद अपने देश की राजनीति में भाग ले सकते हैं, आपका राजनीतिक न्याय है। विचार अभिव्यक्ति मतलब अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने अच्छे विचारों को दूसरों तक पहुँचाने की हमें पूरी आज़ादी है। विश्वास करने की, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की, उसमें विश्वास करने की हमें पूरी स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता मतलब प्रतिष्ठा, हम अपने मान सम्मान को बनाए रख सकें। ठीक है, और अवसर की समानता मतलब हम जो काम करना चाहें उसके लिए हमें उचित अवसर दिए जाएंगे। बस क्या है कि वो काम सही होना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा, हमारा आत्मसम्मान को बनाए रखने का अधिकार हमें है। राष्ट्र की एकता सबसे इम्पोर्टेंट, अपने देश की एकता को बनाए रखना, क्योंकि इतनी सारी जातियों, इतने सारे धर्मों, इतने सारे संप्रदायों, इतनी सारी विविधताओं को एक बनाए रखना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो ये भी हमारी संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। और देश की बंधुता को बढ़ाना, सारे लोग मिलजुल के रहें, चाहे कोई किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, सब मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, यही सिखाता है बंधुता। और फिर अब हम क्या कर देते हैं, 26 नवंबर को हमने अपना इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान को हमने अंगीकृत कर लिया है, अपने देश का हिस्सा बना लिया है, अधिनियमित कर दिया है और आत्मा से उसको, अपने तहे दिल से हमने उसको स्वीकार किया है। ये होती है हमारे संविधान की प्रस्तावना। आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता होना चाहिए। आप इस वीडियो को 2-3 बार सुनोगे, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है संविधान, ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हमारे इन वीडियोस के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप देखते रहिए अपना चैनल कलावर्क और करते रहिए इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू प्यारे बच्चों।